एग्जाम्पल भी दे दिया था और मैंने आपसे कहा भी था इसका साइन ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों आप याद रखिएगा, दोनों यूज किए जाते हैं, कभी कभी विथ लाइन विदाउट लाइन दोनों इसके साइन होते हैं। जब दो चीजें दिखने में एक जैसी हो, एक का आकार बड़ा हो एक का आकार छोटा हो लेकिन दिखने में सेम हो, उनके एंगल बराबर हो सकते हैं, कोण बराबर हो सकते हैं, लेकिन भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। ऐसे दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एग्जाम पॉइंट से ये समरूपता जो सिमिलैरिटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके काफी सारे कंसेप्ट और काफी डिटेल के साथ मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए यहां पर अब जरा मैंने आपको शायद 3 रूल्स भी दिए होंगे, क्योंकि ये जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको इनकी जरूरत समझ में आएगी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी जरूरत कैसे पड़ती है, क्या पड़ती है, ठीक है। ओके पंकज, चलिए अब सब लोग जरा यहां पे ध्यान लगाएं, सब चीजें बंद करें, बातें खत्म करें और जो अब मैं पढ़ा रहा हूं उस पर आप ध्यान दें। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज हम केवल ट्राइंगल ही फिनिश करेंगे। टाइम बच भी जाता है तो आज हम जल्दी फिनिश करेंगे, टाइम ज्यादा भी लग जाए तो पता नहीं। क्वाड्रिलेटरल्स कल से स्टार्ट करेंगे, चतुर्भुज हम कल से ही शुरू करेंगे, ठीक है। ओके चलिए सुनिएगा, आपको यहां पे किन चीजों का ध्यान देना है। आपको याद होगा कल हमने 4 रूल्स देखे थे जो कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता, सर्वांग समता से जुड़े हुए थे। 3 रूल्स होते हैं जो सिमिलैरिटी से जुड़े हुए हैं, समरूपता से जुड़े हुए हैं। पहला आपका रूल है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल। अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स अगर बराबर हैं, एक बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, और एक इसी की फोटोकॉपी छोटा ट्राइंगल है, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के एंगल बराबर हैं, ये वाला जो एंगल है मान लीजिए थीटा, ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है, अगर ये भी थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, अगर दोनों के एंगल्स बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि अगर एंगल्स ही बराबर होंगे तो उनकी साइड्स भी, भुजाएं भी उसी अनुपात में ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा मतलब एस ए एस, साइड एंगल साइड। इसका हम मतलब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पे क्या मतलब है इसका कहने का, ठीक है। ये हमने यहां पर ले लिया। आपसे कहा है यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। आपसे कहा गया कि इस क्वेश्चन में ए बी का रेशो डी से मैच करता है, मतलब ए बी और डी सेम रेशो में है। फिर आपसे बोल दिया कि ए सी और जो आपका, ठीक है, ए सी और आपका डीएफ जो है इनका भी अनुपात समान है ना, ये दोनों भी एक दूसरे के सिमिलर हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, तथा साथ ही आपको बोल दिया कि इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, अगर दोनों सेम है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच में एंगल बनना जरूरी, ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल हो, इनके बीच का एंगल अगर सही होगा, है ना, एंगल आपका कौन सा होगा, बीएसी, एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल ईडीएफ। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना। क्या बोला मैंने, जो दो साइड्स होंगी उनके बीच का एंगल आपका इक्वल होना चाहिए, बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये यहां है तो ये यहां है ये, और इनके बीच का जो कोण होगा, करस्पॉन्डिंग या संगत कोण हम जिसको बोल सकते हैं, ये आपका दोनों बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। दिस इज साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ठीक है, सॉरी कोण भुजा कोण। ओके है, इतनी बात आप समझ गए।
तीसरा और इसका आखिरी नियम है भुजा भुजा भुजा। अगर तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं, ठीक है, तीनों भुजाएं परस्पर संगत है, मतलब आप उस पे ना जाएं, एक दूसरे के सेम रेशो में है, तो वो दोनों ट्राइंगल भी आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसमें आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, ये इसका दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और दोनों की जो साइड्स हैं एक दूसरे के साथ सेम रेशो में है, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। जो इसका रेशो है वो डी ई के बराबर है, जो इसका रेशो है वो इसके बराबर है, और जो इसका रेशो है वो ये दोनों जो है सेम रेशो में है। तो आप दोनों ट्राइंगल को क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप हैं। क्यों? क्योंकि अगर तीनों की साइड्स इक्वल है तो एंगल्स ऑब्वियसली इक्वल होंगे, कोण भी बराबर होंगे, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यस, ओके है यहां तक? चलिए, तो मैंने 3 नियम बताया आपको, पहला ट्रिपल ए, दूसरा एस ए एस और तीसरा एस एस एस। इसको आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं के नियम को, इन्हीं रूल्स को हम यूज करते हुए आज कुछ चीजें प्रूव भी करेंगे, उन पर हम चलेंगे। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का। मैं अपने आप को हटा रहा हूं ताकि आप इसको प्रॉपरली रीड कर सकें, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये कैसे बना है। तो आप जल्दी से एक बार इसको पढ़िए। मैं गायब हो रहा हूं, आप इसको एक बार देखें फास्ट, फिर बात करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये कैसे प्रूव होता है, उन पर हम चर्चा करेंगे। पढ़ लिया क्या आपने सभी ने? चलिए, वापस आ जाते हैं गायब होने के बाद। ये एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है गायब होने की, ठीक है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको मिस्टर इंडिया वाली घड़ी दे देंगे हम, फिर आप भी गायब हो जाना। क्या बोला यहां पर? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू दी। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं, है ना। और पहले इसको हम पूरा समझेंगे। क्या बोला है? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात, माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, वाह्य वृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात, संगत कोणों के, कोण अर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है ना। यहां पे एक बराबर शब्द मिस हो गया है, अनुपात के बराबर होती है, ऐसा आप उसको समझ लेंगे, है ना, बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहां पे इंग्लिश में हम आए, रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स, रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस एंड रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर सेगमेंट, ये सब क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक बार में इतना बड़ा फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, लेकिन क्या होता है, आपको एक दोनों ट्राइंगल का एरिया दे दिया जाएगा, और मान लीजिए उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है, जो संगत भुजा है, जो भुजा इधर है वही इसको दे देंगे, या आपको दोनों त्रिभुज का एरिया दे देंगे और उनकी मीडियन जो आपके यहां पे ठीक है, यहां कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां स्क्वायर आएगा ना, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ठीक है, यहां पे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ठीक है, r1 स्क्वायर, ऊपर सब में स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिएगा। तो यहां पर किसी एक चीज की जरूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि ये कैसे होता है, क्यों हम इस पे आते हैं, फिर हम इसका थोड़ा सा यूज और समझेंगे। दो चीजें होती हैं, अभी हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, एरिया की। एरिया में स्क्वायर होता है, और एक जस्ट आता है पेरीमीटर जिसमें स्क्वायर नहीं होता है, सिंपल ये लिखा रहता है ना। यहां पे कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है।
ये आपका 2 है। यहां पे ये तो साइड्स हो गई, ये तीनों तो क्या हो गई, आपकी भुजाएं हो गई, मतलब ये तीनों तो साइड्स हो गई। ठीक है, ये आपका क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है मतलब इसको बोलेंगे हम शीर्ष लंब। ठीक है, ये आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ए बी साइड नहीं है, ए डॉट बी है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोण अर्धक बोलते हैं। और ये आपका क्या है, ये मीडियन है। मीडियन मतलब माध्यिका है, ये आपकी, ये माध्यिका हो गई। ये आपकी रेडियस है, इन रेडियस है, और ये आउटर रेडियस है। ठीक है, या सरकम रेडियस है, ये आप यहां पे समझिएगा। अब थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये सब चक्कर है क्या। देखो, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, एक इसकी कॉपी हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, या एक ही से हम, चलो ठीक है, ठीक है, इसको भी हम इसके बराबर ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि छोटा ही हो, कैसे भी दो एंगल्स हो वो ठीक है। आपको यहां पे कहा जाएगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है, ये ई है, और ये एफ है। ठीक है, लेट्स एज्यूम कि आपने यहां से एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ करी, इसको आपने H1 नाम दे दिया, जो डी पे टच करती है। ठीक है, डी नहीं, इसको हम क्या नाम दे दें, चलो अभी इसको कोई पॉइंट को हम नाम नहीं देते। और यहां से आपने एक ड्रॉ करी जो इस पॉइंट पे टच करती है, और इसको S2 नाम दे दें। ठीक है, और आपको ऑलरेडी यहां पे कहा जाएगा, है ना, हम प्रूव कर रहे हैं ऑलरेडी दोनों ट्राइंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और आपकी ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है। ये ऑलरेडी उन्होंने दिया है। अगर ये बराबर है तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये आपको उन्होंने ऑलरेडी कहा है ना। आपको हम प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूफ तभी होगा जब दोनों ट्राइंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर होंगे, दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे, ये तभी पॉसिबल होगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताइए, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, और उसको हम रेशो निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, बीसी, और हाइट कितनी है, H1। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, EF, और हाइट कितनी है, S2, है ना। अब आप यहां पे मेरी बात सुनिएगा, दो चीजें यहां से हमें पता चलती है। फर्स्ट, कि ये जो आपका AB है, इसका रेशो इसके साथ इक्वल होगा, मतलब डी के, ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम रेशो में होंगी। ये जो आपका AC है, ये आपके DF के बराबर होगा, और ये आपका जो BC है, ये किसके बराबर होगा, EF के बराबर होगा। ओके, इतनी बात आप समझ गए। तो यहां पे आप देखिए कि यहां BC और EF आया है, वहां भी BC EF आया है। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिए। अब सेकेंड बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ट्राइंगल ए बी, अब हमें इसको नाम देना पड़ेगा, इसको हम नाम दे देते हैं EF, इसको नाम दे देते हैं G, और इसको नाम दे देते हैं H, है ना। ट्राइंगल ABG क्या हम सिमिलर है, ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये सिमिलर है ट्राइंगल DEH के। ये हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हमने ये जो ड्रॉ की है हाइट, ये अपने आप में एक एंगल बाइसेक्टर भी है। ठीक है, ये कोण अर्धक भी है, और हमने ये एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करा है, तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा है। ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था, ये भी आपको गिवन है कि आपके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एज एक परपेंडिकुलर भी काम कर रहा है। अब आप ये देखिए कि इन दोनों में ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये ठीक है। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये भी बराबर है। और अगर इस ट्राइंगल के दो एंगल्स और इस ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हैं, तो ये जो एंगल होगा ये भी बराबर होगा। मतलब यहां पे ट्रिपल ए का रूल लग जाएगा। क्या कहा मैंने, समझ में आ रही है बात।
आपका जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल तो ऑलरेडी दोनों में कॉमन है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यहां ट्रिपल ए के नियम के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या मैं इससे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं क्या कि ए बी का रेशो डीई के बराबर होगा, है ना? फिर आपका एजी जो है अपने आप में H1 भी है, इसका रेशो DH के बराबर होगा जो अपने आप में H2 है, और इसका रेशो BG का रेशो किसके सेम होगा? EH के सेम होगा। क्या ये दो कंक्लूजन निकल सकते हैं? फर्स्ट ये, सेकेंड ये। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम BC अपॉन EF को क्या AB अपॉन DE लिख सकते हैं? BC और EF को, ये तो आपका कैंसिल हो गया भाई। BC अपॉन DF जो है इसको मैं लिख सकता हूं AB अपॉन में DE, है ना, इनटू, और यहां पर जो H1 H2 है, क्या इन दोनों की जगह भी मैं AB इंटू DE लिख सकता हूं? AB इंटू DE, तो ये बन गया हमारा AB का स्क्वायर और ये बन गया हमारा DE का स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल ये इक्वल होगा किसके? दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के। ठीक है, ये मैंने एक चीज प्रूव करी है। ऐसे हम सबको वन बाय वन प्रूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि खेल क्या है पूरा, है ना? तो हमें एक बात पता चल गई, आपको इन दोनों का अगर एरिया दिया है और अगर आपको दोनों साइड्स पता है, तो जो रेशो इनके एरिया का होगा उसी के साइड्स के स्क्वायर्स का जो रेशो होगा वो उसके इक्वल होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। तो अब आप वापस आइए और इसको जरा ध्यान से देखिए। हमने यहां सब लिख दिया, ए बी अपॉन डी, ये तो मैंने आपको प्रूव करके बताया। फिर सेकेंड जो साइड है ए सी और डी एफ का स्क्वायर जो है, तो ए सी और डी एफ का स्क्वायर। फिर है आपका बी सी का स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। इनके जो एल्टीट्यूड्स होंगे, ये अपने आप में एक एल्टीट्यूड भी है, ये एक शीर्ष लंब भी है, तो जो इसका रेशो होगा वो इसका रेशो होगा, तो दोनों के एल्टीट्यूड का स्क्वायर्स का रेशो, है ना। फिर अगर ये एंगल बाइसेक्टर की तरह अगर वर्क करे, तो इन दोनों के जो एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर 1 और 2, इनके स्क्वायर्स का रेशो। और अगर ये दोनों एज ए मीडियन काम करे, अगर क्वेश्चन में ये मीडियन है तो दोनों के मीडियन का रेशो, या फिर इन रेडियस या सरकम रेडियस कुछ भी हो, उनके स्क्वायर के बराबर होगा। हम इनमें से कोई एक सेट लेंगे, ये तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज लेंगे। हो सकता है कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियन का स्क्वायर अपॉन सेकेंड मीडियन का स्क्वायर। लिखना हमें इतना सारा नहीं है, इसके साथ किसी एक सेट की जरूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। इसी के बाद आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको एरिया क्षेत्रफल का नियम बताया है, और इसी प्रकार सेकेंड रूल होता है उनके क्या कहना चाहिए, पेरीमीटर का परिमाप का। बस इतना फर्क आएगा कि यहां पे स्क्वायर नहीं होगा। तो पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्राइंगल जो है वो उनकी साइड्स, उनके एल्टीट्यूड, उनके एंगल बाइसेक्टर, उनकी मीडियन, उनकी इन रेडियस, उनकी सरकम रेडियस के रेशो के इक्वल होगा। इनमें से कुछ भी एक सेट की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, आपको याद रखना है एरिया में बस स्क्वायर होगा और पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन जो एरिया का रेशो होगा वो इनके स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होगा, पेरीमीटर सिंपल रेशो में चलेगा। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करते हैं। ये आज का हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है और ये है राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़ा हुआ। ठीक है,
इसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और आई थिंक 2 स्लाइड्स हमारे पास है। जस्ट आप इसको एक बार ये 4 बातों को छोड़ दीजिए, केवल जो आपकी 2 लाइंस लिखी हुई है इन दोनों को आप पढ़िए, फिर मैं कुछ बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई बताने वाला हूं। बिल्कुल निकिता, 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, बहुत अच्छा पॉइंट का है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वो क्या कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। ओके, ठीक है। चलो, आपसे कहा गया है एक समकोण त्रिभुज में 2 समकोण त्रिभुज बना दिए जाएं और दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे, तो दोनों प्रत्येक छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा और इससे 4 कंक्लूजन्स निकलेंगे। क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम आगे एक पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, या चलो एक चीज तो आपको मैं यही समझा देता हूं। ये आपका एक बड़ा सा ट्राइंगल हो गया, या चलो बड़ा ही लेते हैं इसको, यही सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये आपका एक बड़ा सा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया। और यहां से हमें क्या करना है, इसके अंदर 2 राइट एंगल ट्राइंगल और बनाने हैं। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि आप इस वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री सामने बना नहीं सकते, ठीक है, ना ही इस वाले वर्टेक्स से आप 90 डिग्री बना सकते हो। अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तो एकमात्र चीज हो सकती है कि आप यहां से स्टार्ट करें और सामने वाली जो साइड है उस पर आप 90 डिग्री का एंगल आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं सी, इसको नाम दे देता हूं डी, और आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और इसने सामने वाले पर भी 90 डिग्री बनाया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा हूं मैं, आप समझना, यहां पे 3 कंक्लूजन निकल रहे हैं। फर्स्ट, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल एबीडी के, ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल बीडीसी के, ट्राइंगल बीडीसी के। और थर्ड कंक्लूजन यहां क्या निकल रहा है कि ट्राइंगल एबीडी सिमिलर होगा ट्राइंगल बीडीसी के, ठीक है। आपको यहां टोटल 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक बड़ा है और 2 उसके अंदर बनने वाले छोटे छोटे से हैं, ठीक है, ओके है। चलो, क्या कहा मैंने आपको, मेरी बातें समझ में आई? ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इस छोटे वाले के सिमिलर होगा, अभी प्रूफ करेंगे। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इस छोटे वाले के भी सिमिलर होगा और ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये मैंने बात आपको कही है। और ये जो मैं पूरा आने वाले 10 मिनट आपको समझाने वाला हूं, बहुत मन लगा के समझना, बहुत काम की चीज है, बहुत क्वेश्चंस इससे बनते हैं। हाँ जी, कुछ लोगों को याद भी है इसके बारे में। यह सुदर्शन है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री है, हम किसी भी एक एंगल को ले लेते हैं, हम पहले प्रूव करते हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर कैसे हैं। आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहां पे एक एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये दोनों भी 90 डिग्री होंगे। कौन सा? ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाला एंगल आपका होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये 90 डिग्री है और कोई एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरफ चलो, ठीक है। इधर अगर मैं आता हूं, अब सोचिए ये टोटल आपका 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है।
अगर मैं 90 डिग्री में से, इस पूरे 90 डिग्री में से ये वाला एंगल हटाऊं तो क्या मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा? तो मैं इसमें से 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कर रहा हूं, सुनते जाना बस। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर ये पूरा 90 डिग्री है, मुझे ये वाला एंगल पता करना है ना? तो ये टोटल 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस थीटा गया तो ये वाला एंगल आपका थीटा आ जाएगा। अच्छा, ये वाला तो पहले से 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है और एक ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो क्या यहां पर ट्रिपल ए रूल लग गया? किसी दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं, दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड ए बी डी सिमिलर होगा बी डी सी के। फिर से एक बार समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। हाँ, ये 90 है, इसको हमने थीटा मान लिया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल्स होंगे उनका सम 90 डिग्री होगा। अगर ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, हम जानते हैं कि ये कंप्लीट 90 है, 90 में से अगर ये इधर वाला एंगल में हटाऊं तो 90 से 90 जाएगा, बचेगा थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा है। ये वाला ऑलरेडी 90 है तो ये वाला डेफिनेटली क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा यहां भी थीटा, 90 90, तो तीनों एंगल्स तो बराबर हो रहे हैं, और अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। आया इतना समझ में? तो हमने इसको, इस पॉइंट को प्रूव कर दिया किससे, ट्रिपल ए के रूल से। इतनी बात आप समझ गए। अब आगे सुनिए, अब हम ये प्रूव करें कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल किसी भी एक के सिमिलर कैसे होगा, इसको मैं प्रूव करूंगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, है ना? ये आपका बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया ए बी सी, जिसमें ये एक 90 डिग्री है, एक थीटा होगा, तो एक डेफिनेटली 90 माइनस थीटा होगा, है ना भाई? सोचो, कंप्लीट जो एंगल है उसमें एक 90 है, एक थीटा है, तो एक 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो गया। अब आपके दो ट्राइंगल्स और हैं, ठीक है, दो इसी के ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीडी। हम मेन ये देखें 90 डिग्री कहां बन रहा है, एक पे 90 डिग्री डी पर है, इस पे भी डी पर है ना? इसको हम ए नाम दे देते हैं और एक तरफ हम बी नाम दे देते हैं। एक तरफ आपका नाम बी हो जाएगा और एक तरफ आपका नाम सी हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है ना? फिर इसके बाद क्या है, एंगल ए कितना है, ये आपका 90 माइनस थीटा है, और यहां पर बी कितना है यहां पे आपका बी 90 माइनस थीटा है, और यहां बी जो है, बी इस तरफ थीटा है और यहां पर ये थीटा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्या तीनों ट्राइंगल्स में सेम एंगल्स बन रहे हैं? तीनों ट्राइंगल में ट्रिपल ए का रूल फॉलो हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, कुल मिलाकर सब एक दूसरे के सिमिलर हैं, और एग्जैक्ट पॉइंट हमने ये यहां लिखा था। अभी ये चार बातें कौन सी है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये जो दो लाइंस लिखी है वो हमने प्रूव करी। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से सब लोग बताइए, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं? बहुत काम की चीज है ये। ओके, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज यहां पर विशेष रूप से समझिए कि ये ए कहां से आया, तो 90 माइनस थीटा, डी पे कितना बन रहा है 90, बी पे कितना बन रहा है थीटा। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा था मैं। इधर आ जाएं तो यहां डी पे बन रहा है 90, बी पे कितना बन रहा है, तो बी पे बन रहा है 90 माइनस थीटा, और सी पे कितना बन रहा है, सी पे बन रहा है थीटा। इसलिए मैंने दोनों को इस तरीके से बना दिया। ओके,
चलो, अब हम इसके आगे इससे 4 कंक्लूजन निकालेंगे। क्या होंगे वो 4 कंक्लूजन, उनको समझते हैं। बेसिकली 3 है, चौथा तो अपने आप आपका निकल जाएगा। तो हमें चलो 3 डायग्राम्स बनाने, ठीक है। मैं इसी डायग्राम को यहां लेता हूं और आप जरा बातें सुनिएगा फिर से। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए अभी जस्ट हमने देखा था कि अगर ये वाला थीटा है, ये आपका कंफर्म 90 है, तो ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला होगा आपका 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा थीटा, ये आपका बनेगा एग्जैक्ट अगेन 90, तो ये वाला एंगल आपका क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। अब आप तुरंत समझ गए होंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, डी है। अब मेरी बात फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हम कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं उनको समझेंगे। शायद ब्लैंक पेज हमारे पास, इसी में सब कुछ हमें करना है, तो सुनिएगा। ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये जो आपका ए बी सी है, 1 बाय 1 चलते हैं। तो आप ए बी सी को ले लीजिए, ए बी सी को एक बार इसके साथ ले लेते हैं, फिर एक बार इसके साथ, फिर इन दोनों को ले लेंगे। तो ए बी सी को ले लेते हैं, आपकी जो मर्जी आए लिख लो, लेकिन आप समझना ध्यान से, दूसरे वाले ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। क्यों, वो सुनना। ए पे कितना एंगल बन रहा है, 90 माइनस थीटा। तो हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, है ना। तो ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, इसमें दोनों केस में ये 90 माइनस थीटा ही बन रहा है, तो यहां पे आपका ए आएगा। बी पे कितना एंगल बन रहा है, बी पे एंगल थीटा बन रहा है, सॉरी बी पे एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां 90 डिग्री किस पे बन रहा है, डी पे बन रहा है। यहां सी पे कितना बन रहा है, थीटा, और इसमें सी पे कितना बन रहा है, बी। तो आप इसको यूं ही कुछ नहीं लिखोगे, ए डी बी लिखोगे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के। क्यों, ए पर 90 माइनस थीटा, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, और इस वाले की बात कर रहा हूं, इसकी, इस वाले ट्राइंगल में ए कॉमन है, तो ए और ए कॉमन हो गया, है ना। इस वाले ट्राइंगल में बी पर, बड़े वाले ट्राइंगल में बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में डी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो बी और डी एक दूसरे के सिमिलर हो गए। और बड़े वाले ट्राइंगल में सी पर थीटा बन रहा है, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में बी पर थीटा बन रहा है, तो लास्ट में बी और बी ऐसा लिखा जाता है। यह सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है, ठीक है। यूं ही हम कुछ भी उठा के यहां पर नहीं लिख सकते। अगर आपने इतना बहुत अच्छे से लिख लिया, तो अब देखिए क्या होगा। इसकी जो ए बी साइड है, वो इसकी एडी साइड के रेशो में होगी। फिर इसकी जो बीसी साइड है, वो इसकी डीबी साइड के इक्वल होगी, है ना, रेशो में होगी। और बची आपकी ए और सी जो साइड है, वो इसकी ए और बी के बराबर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ए बी का मल्टीप्लाई अगर आपने ए बी से किया, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी के। ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी के। ये आपका निकल के आया कंक्लूजन नंबर 1। समझ में आया। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अभी बस आप याद रखें कि ये हमारा एक कंक्लूजन है ना। कई बार आपसे फिर इससे निकलता है कि आपसे एडी, सेकंड कंक्लूजन भी इसी से निकलता है। आपसे एडी कई बार पूछा जाता है कि एडी की लेंथ बताइए, तो एडी की लेंथ क्या होगी, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी। एडी क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। 2 कंक्लूजन इसके निकल गए। अब आगे चलिए, सेकेंड हम बात करते हैं
अभी मैंने बड़े वाले ट्राइंगल को इस छोटे वाले ट्राइंगल से लिया, अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल को इस छोटे वाले ट्राइंगल से ले रहा हूं, इससे। ठीक है, तो आप पहले तो जो मर्जी आए वो लिख दो, आप वापस से लिख दीजिए ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा। नाउ ए 90 माइनस थीटा है, तो इसमें 90 माइनस थीटा पे कौन है, 90 माइनस थीटा पे बी है। बी यहां पे बड़े वाले ट्राइंगल में बी 90 डिग्री है, तो इसमें 90 डिग्री कौन है, डी, और अब बचा कौन आपका यहां पर सी, है ना। यहां पे भी सी थीटा है और यहां पर भी थीटा है। अब इसको हम लेंगे तो ए बी अपॉन में बी डी, बी सी अपॉन में डी सी, और ए सी फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन में बी सी। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा आपका बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ये आपका थर्ड कंक्लूजन यहां से निकल के आता है। ठीक है, ये थर्ड कंक्लूजन निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को सिमिलर करेंगे। तो आप फिर कुछ भी लिख लो, आप लिख लो ट्राइंगल एबीडी, पहले वाले को कुछ भी लिख लो, दूसरे वाले को फिर उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा। ए पर 90 माइनस थीटा है, तो इसमें 90 माइनस थीटा कौन है, बी। फिर बी पर थीटा है, तो इसमें थीटा किस पर है, सी पर, और इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, तो ये आपका डी आ गया। इतना ठीक है, ओके। हाँ, अब आप क्या करेंगे, ए बी बी सी, फिर बी डी सी डी, फिर ए डी और बी डी। ठीक है, इनका फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। ये आपका निकल के आता है कंक्लूजन नंबर 4। ठीक है, हम इसको प्रूव इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूले याद हो जाएं। अगर आप इसको प्रूव नहीं करोगे तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो उस समय इतना पूरा वहां लिख लिख के कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो अगर पहले से हम इसको अभी समझ लें, तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमें सीधा बस ये याद रखना है कि हां, इससे ये कंक्लूजन निकले थे। इसको आप आराम से इत्मीनान से थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, कैसे निकले, क्यों लिखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ओके, बताइए जल्दी, समझ में आ गया। ये था भाई सबसे गजब का पॉइंट आपका, जो राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़ा था। बोलिए, क्लियर है। जानवीत, क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करूंगा, अभी कुछ भी टेंशन मत लो, है ना। क्वेश्चन जैसे जैसे हम करेंगे सब समझ में आएगा। एंगल देंगे, साइड्स देंगे, क्या देंगे, क्वेश्चन से हम सारी चीजें समझ लेंगे। ओके, चलिए मूविंग अहेड। अब फटाफट हो जाएगा, कुछ ही पॉइंट्स बचे हैं 4-5, इनको हम जल्दी जल्दी देखेंगे। आपसे कहा है ट्राइंगल एबीसी में डी बीसी के समान है, तो ये कंक्लूजन निकलता है। मैं आपको डायग्राम से फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये आपका हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है, और डी बीसी के समान है। समान है या उसको हम समानांतर बोल सकते हैं। डी बीसी के समान नहीं है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे समानांतर आएगा। ठीक है, समानांतर आएगा, समानांतर है, समान नहीं है, समानांतर है। तो क्या होता है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। लेट्स एज्यूम कि यहां पे एक पॉइंट है डी और यहां पर एक पॉइंट है ई। ठीक है, और आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, आपने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और कहा क्या गया है कि ये दोनों एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं तो। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या होगा कि जो एडी होगा, ए से डी तक, वो डी और बी के रेशो में, इनका जो रेशो होगा, और इसी प्रकार एई किसके बराबर होगा, ईसी के बराबर होगा, जो यहां लिखा हुआ है। और इसी प्रकार जो आपका बीसी होगा वो किसके रेशो में होगा, डी जो है। इस प्रकार ये चीज यहां पे निकल के आती है।
कि अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका जो रेशो होगा वो इसके बराबर होगा, इसका जो रेशो होगा वो इसके बराबर होगा, और ये दोनों का रेशो आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। गुड। ठीक है, ओके। और देखो, इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्यों ये ऐसा होगा उस बात को भी आप समझिए। जैसे अगर हम दोनों ट्राइंगल की बात करें, है ना, अगर मैं इसको प्रूव करूं तो आप समझना, ट्राइंगल एक आपके पास है एबीसी, और क्या ये सिमिलर हो सकता है एडीई के? तो देखो, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ये वाला एंगल जो है ये दोनों में कॉमन है, ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए इसमें भी है ना। अच्छा, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों और इस प्रकार की एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा हो, तो ये वाले दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो आपका जो डी है और बी है ये बराबर हो गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। इसी प्रकार ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो गया, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये तो ट्रिपल ए रूल लग गया ना। तीनों, अगर तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो यस, दोनों ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। और अगर समरूप होंगे तो जो इनकी साइड्स का रेशो होगा वो सेम होगा, है ना। बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसकी साइड भी हो सकती है, या यहां से यहां तक अगर एडी है तो वो बीडी के साथ होगा, या एडी एबी का रेशो एडी के बराबर होगा। तो उनकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर, एक दूसरे के सेम रेशो में होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये पॉइंट यहां पे बताना चाह रहा था। अब मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक और बात बताता हूं, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको क्या क्या गिवन रहेगा, ये है एक ट्राइंगल एबीसी, यहां पे डी और ई जो है ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। क्या है? मिड पॉइंट्स है, मध्य बिंदु है। तो यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, नाम दे देते हैं डी, और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, नाम दे देते हैं ई। इस बार ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे के मध्य बिंदु हैं। अब आप सोचो यहां से कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ये दोनों अगर मिड पॉइंट्स हैं, इस रेखा के मिड पॉइंट है, तो ये अगर वन होगा तो ये वन होगा, और अगर ये वन होगा तो ये भी वन होगा। ठीक है, हम क्या प्रूव कर रहे हैं? पहले मैं आपको बताता हूं कि हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं। प्रूव ये करने जा रहे हैं कि जो आपकी डीई होगी ये बीसी की हाफ होती है ना। आपसे कई बार कहा जाएगा कि ये एक ट्राइंगल है, इसके दो मिड पॉइंट्स हैं, इसकी लेंथ बताओ। अगर ये 6 है, अगर ये 6 है तो ये क्या होगी? 3 होगी, हाफ होगी। क्यों होगी वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है ना। तो समझना आप जरा इसमें कि डी जो है वो बीसी की हाफ क्यों होगी। ठीक है, यहां पर आप जरा सोच कर देखिए, ये 1:1 है तो ये भी 1:1 है। मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं, है ना, हम बोल सकते हैं कि जो आपका एडी है उसका रेशो पूरा एडी का रेशो इसके बराबर होगा, मतलब एबी के, है ना, ये सेम रेशो में होंगी। इसी प्रकार आपकी जो रेखा होगी एई भुजा होगी वो एसी के बराबर होगी, और इसी प्रकार जो डीई होगा वो किसके बराबर होगा, किस रेशो में होगा? बीसी के बराबर होगा। अब मुझे ये बताइए कि एडी की लेंथ कितनी है? 1, और एबी की लेंथ कितनी, ए से बी तक कितना है? 2। इसी प्रकार ए 1 है और AC 2 है। इसी प्रकार डी के बारे में और हमें BC के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप इन दोनों को साथ में ले लें तो क्या बनेगा? आपका इधर बचेगा DE और BC इधर चला जाएगा, तो BC जो है हाफ होगा DE के। ये आपका यहां पे आंसर हो जाता है। ठीक है,
दूसरी बात कि ये एंगल यहां पे कॉमन है, ठीक है। ये अगर एंगल यहां पर जो है वो इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी, ये भी हम बोल सकते हैं, है ना। उल्टा करा हमने, इस बार उल्टा प्रूफ किया। ओके, या सुमित्रा आप एक बार लास्ट में पूछिएगा, है ना। देख लो अच्छे से और बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे कि डी की जो लेंथ है वो बीसी की हाफ होती है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए दो तीन पॉइंट्स बचे हैं छोटे छोटे, फटाफट इनको देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? त्रिभुज एबीसी में बीएसी का कोण समद्विभाजक एडी एम जो है, एडी एवं एम लंब है बीसी पर। ओके, एडी और एम जो है वो बीसी पर लंब है, तो आपको बताना है एमएडी जो है एबीसी और एसीबी का हाफ होगा। ओके, देखिए एबीसी का बीएसी का कोण समद्विभाजक जो एडी है एवं एम जो है वो आपके बीसी पर क्या होने जा रहा है, वो आपका बीसी पर बनने जा रहा है एक परपेंडिकुलर भी हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। ये भी आपसे वो दोनों चीजें वहां पर बोलने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे ये हो सकता है। तो देखिए, ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ठीक है, और यहां से आप एक इस तरीके का कोण समद्विभाजक एडी है और एम लंब है। तो पहले तो एम को हम ड्रॉ कर दें, ये जो परपेंडिकुलर है, और जब भी परपेंडिकुलर होता है तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा एक एडी हो सकता है वो इसी के पैरेलल हो सकता है वो थोड़ा सा इसके बाजू से हो, क्योंकि ये तो आपका क्या होने जा रहा है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्धक है ना। तो ये आपका समद्विभाजक एडी है, तो एडी मैं यहां लिखूंगा और एम यहां लिखूंगा। ये एम क्या है, परपेंडिकुलर है, और एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर ये बाइसेक्ट कर रहा है। हालांकि आपसे पूछा जाएगा एम ए डी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है कौन सा वाला? आपसे पूछ रहे हैं ये वाला जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो वो होगा बीएसी, बीएसी और एसीबी, बीएसी और एसीबी का हाफ, मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल और ये वाला कंप्लीट एंगल का हाफ होगा इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? क्या बोला मैंने? एम जो है यहां पर ए एम, ये आपका क्या है, ये आपका बोल सकते हो शीर्ष लंब है ना। ये एल्टीट्यूड है, ये आपका शीर्ष लंब है। दूसरी बात, जो आपका एडी है ये यहां पे आपका एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्धक है। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो बी ए सी माइनस, सॉरी ए बी सी, यार मैं बार बार बी ए सी क्यों बोल रहा हूं,
ए बी सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा। ए बी सी और ए सी बी इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ होगा ये वाला एंगल। ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मैं पता नहीं बीएसी क्यों कर रहा हूं। ए बी सी और ए सी बी थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, गलत कहा मैंने पहले। चलिए नेक्स्ट, एक त्रिभुज में एंगल बी का अंतः दिभाजक कोण सी का वाय दिभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। पी पर बना कोण ए का आधा होता है। ओके, देखो ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं, यहां ए लिख देते हैं। इन्होंने क्या करा है, बी का अंतः दिभाजक, ठीक है। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। ये वाला एंगल ए है, ये वाला आपका एंगल ए है। बी का अंतः दिभाजक मतलब यहां से आप एक इस तरीके से, यहां से हमने इसको बाहर निकाला है, ये अंदर से काटते हुए ये बाहर जाएगा। ये एक बात हो गई यहां पर, ठीक है। और सी का बाय दिभाजक, तो पहले तो सी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यहां पर जो कोण बनेगा ना, मतलब ये वाला जो कोण बनेगा, इसको नाम दिया है क्या उन्होंने, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए अगर P, तो ये वाला जो एंगल होगा, मान लीजिए इसको मैं x नाम दे दूं, तो एंगल x जो होगा वो एंगल A का हाफ होगा। एंगल ए का हाफ होगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि दो दो ट्राइंगल्स बना रहे हैं। एक ट्राइंगल ये है, जिस ये बेस आप समझिए, बीसी आपका बेस है, ये आधार कॉमन है। इस पर मैंने एक त्रिभुज खड़ा करा और इसी से मैंने एक दूसरा त्रिभुज खड़ा करा, तो बाहर वो कहीं भी बने, कितनी भी दूर जाके मिले, यहां जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल का हाफ होगा। ये आपको याद रखना है। कोई बात नहीं, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। हम्म, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा, जो हमारे लिए यहां क्या है, एंगल बीपीसी, ये जो है ये आपका इसका हाफ होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, यहां पे आपसे बोल रहे हैं दो लंब इस प्रकार हैं कि पहले का शीर्ष दूसरे के पाद बिंदु से, दूसरे का शीर्ष पहले के पाद बिंदु मिला दिया जाए, एक दूसरे को काटते हैं, वहां से लंबत दूरी z ज्ञात कीजिए। z का ये फॉर्मूला है। द टू वर्टिकल्स आर इन द सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ज्वाइंट विद द फुट पॉइंट ऑफ सेकंड एंड द टॉप ऑफ द सेकंड ज्वाइंट विद द फुट पॉइंट ऑफ फर्स्ट। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, फर्स्ट फर्स्ट। Then find the perpendicular distance z from where they intersect each other. Okay, देखिए थोड़ा सा यहां पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। थोड़ी यहां पे जगह करते हैं, इसको हटाते हैं, इतने में अपना काम हो जाएगा। देखिए क्या होने जा रहा है यहां पर, एक आप समझना, दो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए पहले हम एक बेस ले लेते हैं। तो ये हमने एक बेस डिसाइड कर लिया, ठीक है। ये एक बेस हो गया। इस बेस पर दो परपेंडिकुलर है, एक यहां है, ठीक है, एक यहां हो गया आपका, ठीक है, सीधा दिख रहा है। हम्म, और एक आपका यहां बनेगा।
छोटा बनेगा ये। ठीक, दूसरी बात, इसके टॉप से आप इसके बॉटम को मिला रहे हो। चलो इसको तो यूं ही बना देते हैं, ये सीधे बनेंगे भी नहीं। बात इतनी सी है कि आप इसके टॉप से उसके बॉटम को मिला रहे हो, जैसा आपने हाइट एंड डिस्टेंस में कभी देखा हो, और इसके टॉप से इसके बॉटम को मिला रहे हो, मतलब आप इसको यहां मिला रहे हो, है ना। तो ये दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ बोला है क्या? ठीक है, कुछ नहीं बोला है। तो ये जो पूरा बन रहा है, इसका आपको अगर डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये दूसरा परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो z है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, एक को हम x नाम दे देते हैं, एक को y नाम दे देते हैं, तो x इंटू वाई और अपॉन में x प्लस वाई से आप z की लेंथ निकाल सकते हो। ये यहां पे आपको कहा जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई अगर करोगे तो z की लेंथ आपको मिल जाएगी। ये यहां पे कहना वो चाह रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए लाइन को ही हटा देते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये लाइन कैसी है। बोलो। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाउ तो अब बताने का समय नहीं है, ठीक है, इसको प्रूव करके काफी टाइम वेस्ट करेंगे हम, कभी देखेंगे, अगर कभी टाइम मिला तो समझेंगे। अभी तो आप बस याद रखें, है ना, अगर दो परपेंडिकुलर हैं और दोनों एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो z की लेंथ होगी, ये x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई के बराबर होगी। ये हमें याद रखना पड़ेगा, है ना। प्रूव करने लायक तो समय भी नहीं है और जज्बात भी नहीं है। क्वेश्चंस जब करेंगे तो सब पता चल जाएगा कब क्या लगाना है। अच्छा, क्या बात है राजीव, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, सो दैट्स इट। यहां पे आपका ट्राइंगल फाइनली खत्म होता है। ट्राइंगल से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें काफी डीप में पढ़ी। पहले हमने ट्राइंगल की सारी बातें बताई, ट्राइंगल्स के क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं, फिर 4 सेंटर्स हमने पढ़े काफी डीप में, फिर कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, और लास्ट के कुछ छोटे मोटे कुछ छुटपुट पॉइंट्स, ठीक है। और यहां पे सारे पॉइंट्स है, सिर्फ आपको 2 बार रिवीजन करना है, और आप जब क्वेश्चंस करोगे तो चीजें धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से सब याद होने लगेगी, है ना। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे इसी तरीके से पढ़ के पास हुए हैं, सिलेक्शन लिया है, सीखा है। आप भी उसी रास्ते पे चलोगे, आप भी पार हो जाओगे। कुछ नया नहीं है, सबको शुरुआत में दिक्कत आती है, कुछ लोग मेहनत करके उसको इंप्रूव करते हैं, कुछ लोग टेंशन लेके इंप्रूव नहीं कर पाते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो चॉइस आपकी है। सबके लिए टफ होता है, सबके लिए डिफिकल्ट होता है। बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन करने से चीजें इजी लगने लगती हैं। तो मेन माइंडसेट आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है। आप अगर सोच लोगे कि नहीं, मैं बार बार पढ़ के, बार बार प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके इसको इजी बना लूंगा, तो आपको बनने लगेगा। अगर आप ये पहले से डिसाइड करके रखोगे सर बहुत टफ है, हमें तो याद ही नहीं रहेगा, तो भी आप सही सोच रहे हो, आपको याद होने वाला ही नहीं है। अगर यहां से फॉल्ट है, अगर आपकी यहां से ही इच्छा शक्ति कमजोर है, तो फिर आप वाकई में याद नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको स्ट्रांग बनाओ, सब अपने आप आपसे बनेगा, सब चीजें आपको याद होंगी। ओके है। इस बोर्ड का प्राइस क्या है महेंद्र? जब तुम्हें लेना है तब मुझे बताना। ओके, थैंक यू अनमोल। ठीक है, इसको प्रूफ करने में टाइम वेस्ट होगा, नहीं करते हैं। इतना इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको हम प्रूफ करें, ठीक है। अच्छा सुमित्रा, आपका क्या इशू है ये मुझे बताइए जल्दी से।
तन्मय क्या लिखा है समझ नहीं आया मुझे।